आज हम लोग टीडीएस के बारे में बात करते हैं। चैप्टर 2 हमारा जो है वो है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, तो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है क्या? अभी तो जीएसटी पढ़ा हमने, है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड एंड सर्विस टैक्स जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब ये होता है कि वैसा कर जो डायरेक्ट नहीं लगता है, मतलब जिस चीज़ इसको थर्ड पार्टी पे करती है, मतलब लेने वाला कोई और, देने वाला कोई और टैक्स लगता किसी और पे। जैसे तुम मान लो कि किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हो, तो तुम जब खाने का पेमेंट करते हो तो टैक्स होता है खाने पे, ठीक है ना। तो टैक्स है खाने पे, लेकिन चूंकि तुम यूज खाए हो इसलिए टैक्स तुमको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सेवाएं हम खरीदते हैं बाजार से, तो वो टैक्स होता है उन वस्तु या सेवाओं पे जिसको देना होता है उस व्यक्ति को जो उसका उपभोग कर रहा है, यूज कर रहा है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। दूसरा जो टैक्स है वो है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब कि इसमें दो ही लोग शामिल हैं, एक देने वाला एक लेने वाला। तो टैक्स जिस पे लगता है उसी को देना है। अगर मैं खुद आय कर रहा हूं या मेरी कंपनी आय कर रही है तो मुझे ही टैक्स देना है, किसी दूसरे को नहीं देना है। टैक्स भी मुझी पे है, देना भी मुझे ही है। ठीक है, तो इसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है, कारपोरेट टैक्स है ना, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज पे लगता है। तो टीडीएस फिर क्या है? टीडीएस एक तरह का इनकम टैक्स है, एक इनकम टैक्स का ही ये दूसरा नाम है टीडीएस। और इसी के साथ एक और वर्ड आता है टीसीएस, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। दोनों का मतलब एक ही है, नाम अलग अलग है क्योंकि उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगह होता है। कुछ खास चीज़ों पे उसको टीसीएस कहा जाता है और अन्यथा उसको टीडीएस ही कहा जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि इनकम टैक्स जो होता है वो तो जब कोई व्यक्ति एक वित्तीय वर्ष में कोई आय करता है, फिर वह सरकार को उसकी इच्छा है, बताए न बताए, है ना, वो एक रिटर्न भरता है कि हमारी कुल आय इतनी हुई, इसमें से मैं इतना टैक्स जमा कर रहा हूँ, है ना। तो चूंकि यह सुनिश्चित करना मुश्किल है कि हर व्यक्ति अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरे और सरकार को हर व्यक्ति और हर कंपनी का इनकम टैक्स मिले, ये संभव हो नहीं पाता। तो सरकार ने एक दूसरा उपाय किया, कहा कि चलो इसको हम ऐसा करते हैं कि चूंकि ये किसी के आय पे होना है, तो जो व्यक्ति या जो संस्था किसी दूसरे की आय करा रहा हो, हम उसके ऊपर ये जिम्मेदारी थोप देते हैं कि भाई तुम ही काट के दे दो। जैसे कोई आदमी किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, उसको सैलरी मिलती है, तो देने वाला तो जानता है ना कि हमको कितनी सैलरी देनी है, उसके हिसाब से वो टीडीएस जो नियम है उसको काट के उनको एक सर्टिफिकेट दे देगा कि भैया ये आपका कट गया, आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरिएगा तो इसमें दावा कर लीजिएगा अपना, मेरे तरफ से जो आय आपको दी गई है, कराई गई है, उस पर मैंने टैक्स काट लिया है। इसी को कहते हैं टीडीएस। ठीक है, तो टीडीएस मूलतः सेवाओं पे लगता है। जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी करते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, तो सरकार हर एम्प्लॉय का काटती है, या कारपोरेट वर्ल्ड में जो प्राइवेट में भी नौकरी करते हैं उस कंपनी का। अब उस कंपनी को क्यों दायित्व दिया गया है कि वो कंपनी अपने खर्चे में लिखेगी कि हमने इतने लाख करोड़ रुपया जो है सैलरी में बांटा। वो तब तक इस खर्चे को अपने बुक ऑफ अकाउंट्स में नहीं लिख सकती जब तक उस पर वो टीडीएस ना काटे। ठीक है, तो एक अग्रिम आयकर कट जाने वाली बात है, क्योंकि आयकर जो दिया जाता है वह प्रीवियस ईयर का दिया जाता है। इसमें दो तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है असेसमेंट ईयर और दूसरा होता है प्रीवियस ईयर। अगर किसी व्यक्ति का असेसमेंट ईयर माने आकलन का वर्ष 25-26 है, तो वो गत वर्ष यानी उसके ठीक पीछे वाले वर्ष का में की गई आय पर आयकर देता है। मैं सरकार को आयकर 1 साल बाद मिलता है। सरकार चाहती है कि हमारा भी आय तुरंत का तुरंत हो, तो बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए तो लागू कर दिया है कि आप अग्रिम कर जमा करके कर दें, तो आने वाले समय का भी एक टोटल जोड़ के आप जमा कर दें अग्रिम कर, बाद में फाइनल होता रहेगा, ताकि सरकार को भी तो पैसे का काम है। सरकार कैसे सैलरी देगी, काम कैसे करेगी अगर उसको 1 साल बाद मिलेगा? तो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं या जितने भी वो डिपार्टमेंट हैं जो कि ठेकेदारों के माध्यम से सेवा लेते हैं, रोड बनवाते हैं, बिजली लगवाते हैं, डैम बनवाते हैं, वह सब जब पेमेंट कर रहे होते हैं तो वो टीडीएस काट लेते हैं।
ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स माने आय के स्रोत पे ही टैक्स का कट जाना, और वो सरकार के खजाने में जमा कर देते हैं और इनको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भैया ये आपका कट गया, आप अपना रिकॉर्ड रखिए, ठीक है। और तब उस खर्चे को वो कंपनी अपने खाते में लिख पाती है। रिकॉर्ड की जरूरत पड़ता है तभी? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। जब आप अपना आयकर जमा करेंगे, मान लीजिए आप कई काम करते हैं, आप 10 जगह काम करते हैं, तो 10 लोगों ने आयकर आई काट के दे दिया, अब आप अपनी टोटल आय जोड़ के वहाँ दावा करते हैं कि भैया हमारा सब कट गया है, इसलिए मेरा तो ठीक है। अगर मेरा और कुछ बनता है तो बचा हुआ ले लीजिए, मेरा कुछ निकलता है तो हमको वापस दे दीजिए, सरकार वापस भी दे देती है अगर आप टैक्स बचा लेते हैं। सरकार की योजनाओं के तहत बहुत सी योजनाएं हैं टैक्स बचाने की, उसमें आप निवेश कर देते हैं तो वो आप क्लेम कर लेंगे अपने इनकम टैक्स रिटर्न से। चूँकि ये जो टीडीएस काटा जाता है वह आपके पैन नंबर पे काटा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैन पे कटा हुआ है, आपके पैन से ही आईटीआर जाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया टीडीएस। अब इसमें जो हमको इंट्रोडक्शन में समझना है टीडीएस का, वो बात हमने भी कर दी। टीडीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब होता है आय के स्रोत पे ही टैक्स का कट जाना। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 में जोड़ा गया, ये शुरू से नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। इसका जो उद्देश्य है कि आय के स्रोत पर ही इनकम टैक्स ले लेना, है ना। ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्टेड है किसी पर्सन से एट द टाइम ऑफ पेमेंट। जब हम किसी सेवा को लेते हैं और उसका भुगतान कर रहे होते हैं तो हम टैक्स काट के उसके पैन के आधार पर सरकार के खाते में जमा करा देते हैं। तो अब टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी कहाँ होती है? अब क्या टीडीएस आप टोटो में बैठे विकास भवन से और उतर गए रेलवे स्टेशन पर और आपने कहा कि भैया तुम्हारा किराया 10 रुपया हुआ, इसमें 2 रुपये हम तुम्हारा टीडीएस काट लिए, 8 रुपया लो, ऐसा नहीं होता है। उसका एक नियम बना हुआ है, कौन काटेगा, कौन जो काटेगा उसको भी परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि कोई आदमी रास्ते चलते एक कप चाय पिए, बोले कितना हुआ 10 रुपया, बोला लो ये 5 रुपया टीडीएस कट गया, ऐसा नहीं हो सकता। तो कहता है कि टीडीएस विल बी डिडक्टेड एट सोर्स बेस्ड ऑन द रेट डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। और कुछ भी रेट नहीं हो सकता। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उन तमाम तरह की चीज़ों के लिए रेट तय किए हैं कि ये होगा तो इतना काट के आप जमा करेंगे, ये होगा तो इतना काट के जमा करेंगे, ठीक है। द रिसिपिएंट ऑफ द इनकम रिसीव द नेट अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग टीडीएस। अब कोई आप मान लीजिए ठेका पे आपने काम कराया, 2,50,000 रुपया उस ठेकेदार को पे किया, तो उस ठेकेदार को तो मालूम है कि 2,50,000 हमारी नेट आय हुई है, कुल आय हुई है, और उसमें हमारा टीडीएस कटेगा ही, क्योंकि चेक से आएगा, बैंक में जाएगा, है ना, सब रिकॉर्ड रहेगा, हाथ में तो कोई देगा नहीं। तो मान लीजिए 2,20,000 रुपया उनको मिला और बता दिया गया कि आपका 30,000 रुपया कट गया, ये उसका सर्टिफिकेट आप ले लीजिए, खत्म कर, ठीक है। The need to add the gross amount to his income and the amount of TDS is adjusted against his final tax liability। और ये जब आपको पेमेंट होता है वो आपका रिकॉर्ड कैप्चर रहता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कि आपका कब कब आया हुआ, किसने आपका काटा और कितना काटा, किस मद में काटा। द रिसिपिएंट टेक्स द क्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑलरेडी डिडक्टेड एंड पेड ऑरिजिनल। जैसे वहाँ आईटीसी मिल जाता था आपको परचेज के समय, है ना, टोटल लायबिलिटी में से घटाने के लिए, उसी तरह किसी व्यक्ति या इंडिविजुअल की जो टोटल टैक्स लायबिलिटी होगी उसमें से ये जो टीडीएस कटा है उसकी आपको आईटीसी मिल जाएगी। आईटीसी उसको नहीं बोलेंगे, है ना, उसको क्रेडिट कहेंगे, है ना, इनकम टैक्स टीडीएस की क्रेडिट मिल जाएगी। टीडीएस इज डिडक्टेड ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द बिलो कंडीशन। अब ये टीडीएस एप्लीकेबल कहाँ होगा, उसके लिए कुछ शर्तें सरकार ने तय कर दी। क्या शर्तें हैं? तो टीडीएस में इस्तेमाल होने वाले कुछ शब्दावली को देख लें, है ना, क्या क्या वो शब्दावलियाँ हैं। पहले तो टीडीएस के बारे में है ना, इट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑफ इनकम अदर देन सैलरी। सैलरी के अलावा जो आप इनकम कर रहे हैं टीडीएस, हालांकि सैलरी पे भी कटता है टीडीएस, ठीक। डिडक्टर कौन है? डिडक्टर वह व्यक्ति है ना, जो सेवाओं का खरीदार है। जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई कंपनी सेवा खरीदती है और अपनी एम्प्लॉय को देती है, या किसी भी प्रकार की कोई सेवा ले आया, एडवर्टीजमेंट का, प्रोफेशनल सर्विसेज का, किसी भी प्रकार का, है ना,
डिडक्टी कौन होता है? वह जो बेच रहा होता है सेवा, है ना। कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है ना, कोई भी कंपनी भी हो सकती है जो किसी को सेवा दे रही है। तो डिडक्टर होता है सेवाओं का खरीदार और डिडक्टी होता है सेवाओं का बेचने वाला, मतलब जो सेल करता है। ठीक है। एनएसडीएल क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी। ये भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक स्वतंत्र कंपनी है ना, भारत सरकार की है, जिसका नाम है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी। इसका बहुत सारा काम है, पैन नंबर बनाना, टैन नंबर बनाना, है ना। सरकार का सब रिटर्न जो फाइल होता है उसको इकट्ठा करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देना। माने आप ये मान सकते हैं कि यह जो टैक्स कलेक्ट करने की जिम्मेवारी है वो और रिटर्न की जिम्मेदारी है वो सब एनएसडीएल के माध्यम से ही भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जाता है। फाइनेंशियल ईयर किसको कहते हैं ये पता है हमको, 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले माह के 31 मार्च को खत्म होता है। असेसमेंट ईयर क्या होता है? द इनकम विच इज अर्न इन द फाइनेंशियल ईयर इज असेस एंड टैक्स इन दिस ईयर कॉल्ड एज असेसमेंट ईयर। ठीक है, ये भी 1 अप्रैल से 31 मार्च का होता है। उदाहरण देख लीजिए, इफ द फाइनेंशियल ईयर इज 1 अप्रैल 20-31, उसका असेसमेंट ईयर 1 साल आगे का होगा, 21-22 का। अगर आप 20-21 का टैक्स दे रहे हैं तो इसका मतलब आपका असेसमेंट ईयर 21-22 है। ठीक है, इसका मतलब कि गत वर्ष में देते हैं, मतलब जब भी हम इनकम टैक्स देते हैं पिछले साल का देते हैं, है ना। अब टीडीएस का प्रोसेस क्या है वो समझिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये डिडक्टर है। डिडक्टर वह हुआ जो किसी की सेवा खरीदता है ना, बायर है, और उसका भुगतान करेगा। अगर कोई चीज़ खरीदेगा तो भुगतान करेगा, तो जब वो सेवाओं का भुगतान करेगा तो वो टीडीएस काटा और बचा हुआ पैसा जो है वो जो टीडीएस काटने के बाद बचा वो बेचने वाले को दे दिया, सेलर को। उसके बाद क्या करता है, ये पैसा इसके पास नहीं रहता, ये सरकार के ट्रेजरी में इसको जमा कर देता है एक खास समय काल में। इसके लिए है कि हर महीने ख़त्म होने के अगले महीने की 7 तारीख तक आप जो भी पैसा काटे हैं पिछले महीने वो सरकार के खजाने में बता देंगे कि इस व्यक्ति का हमने ये काटा। उसके बाद डिडक्टर जब ये पैसा जमा कर देता है चालान के माध्यम से, है ना, जैसे देखें ना जीएसटी में चालान जनरेट करते हैं, तो उसी चालान के माध्यम से अब डिडक्टर जो है एक फॉर्म 16A इशू करता है, फॉर्म 16A। फॉर्म 16A डिडक्टर के द्वारा इशू किया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि किस व्यक्ति का पैन नंबर क्या था, किस मद में कितना अमाउंट उसको पेमेंट था, उस पर कितने % से टीडीएस कटा और उसको कितना भुगतान किया गया, है ना, कब किया गया। अब जो डिडक्टी है वो कोई भी हो सकता है, एक व्यक्ति है, कुछ कर्मचारी है ना, सरकारी है, प्राइवेट है ना, वो कोई भी हो सकता है, उसका कट सकता है। अब क्या करता है डिडक्टर, फाइल्स ई टीडीएस टू एनएसडीएल। अब इन रिटर्न जैसे जीएसटी में होता था इसमें भी रिटर्न है, तो इसमें रिटर्न क्वार्टरली जाता है। हर महीने आप टीडीएस काटते हैं, अगले महीने की 7 तारीख को पे कर देते हैं, और जब 3 महीना खत्म हो जाता है ना, तब आप उसका 3 महीने का एक क्वार्टरली रिटर्न एनएसडीएल पे फाइल कर देते हैं। ठीक है, ताकि ये जिसका कटा है वो भी अपना रिकॉर्ड देख सके अपने पैन पर कि मेरा कितना कटा है। फॉर्म 16A तो ये दे ही देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो देख सकता है कि किसने काटा, कितना काटा। उसमें कोई गड़बड़ी है तो वो उसको चैलेंज भी कर सकता है। एनएसडीएल पे जब अपलोड होता है तो ये टीडीएस का इंफॉर्मेशन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को चला जाता है। तो ये प्रोसेस है। मतलब सर रिपोर्ट कर सकते उसके खिलाफ? हाँ, मान लीजिए कि आपने हमको फॉर्म 16A में कुछ और दिया, हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, और रिटर्न में वहाँ कुछ और दिखा रहा है, ठीक है, तो अपने पैन पे जाके देख सकता है कि आपका कितना कटा है। डिडक्टर विल बुक द एक्सपेंस एंड डिडक्ट टीडीएस एंड मेक द बैलेंस पेमेंट टू द डिडक्टी। जिसको टीडीएस काटने की जिम्मेवारी है वह व्यक्ति टीडीएस काट के बचा हुआ पैसा जो भी मतलब बनता है वो दे देता है डिडक्टी को। डिडक्टर रिमिट्स द टीडीएस अमाउंट इनटू बैंक या ट्रेजरी, है ना। अब ये काटने वाला व्यक्ति पैसा अपने पास नहीं रखता, डिडक्टर उस पैसे को भारत सरकार के ट्रेजरी में जमा कर देता है। उसके बाद वो फॉर्म 16A इशू कर देता है डिडक्टी को कि भाई तुम्हारा हम इतना काटे हैं, उसको भी तो रसीद चाहिए कि हमारा कितना कटा है।
अब ये व्यक्ति 16A रखे रहता है, इसके आधार पे वो अपना इनकम टैक्स भरता है और जो क्लेम करना होता है करता है। जो डिडक्टर है वो ETDS फाइल करता है NSDL पे क्वार्टरली, ठीक है। तो पेमेंट तो करना है आपको मंथली अगले महीने की 7 तारीख तक, और रिटर्न आपको भरना है क्वार्टर पूरा होने के बाद। तो कितनी सैलरी पे कटता होगा? देखिए ये डिपेंड करता है कि जैसे एक मान्यता है कि भाई आप किसी को 2.5 लाख रुपए से तक तो मान लीजिए इनकम टैक्स में छूट है, उससे कम दे रहे हैं तो नहीं काटता है। वो व्यक्ति पहले ही डिपार्टमेंट में एक दे देता है कि भाई हमारी यही कुल है, हमारा मत काटिए। लेकिन कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है। कंपनी मान लीजिए कि 1-1 रुपया 500 करोड़ लोगों को या 50 करोड़ लोगों को दे रही है, तो वो तो खर्चा बहुत कर रही है, तो 1 रुपये पे भी TDS काट लेगी। मान लीजिए कि LIC किसी को कमीशन देता है, तो वो 100 रुपया भी देता है, किसी को 1000 रुपया भी देता है, किसी को लाख रुपया भी देता है, तो वो तो काट लेगा। अनटिल अनलेस कि आप LIC को पहले से कोई इनकम टैक्स का दिए कि भाई हमको मत काटिएगा, हमारा इनकम इतना नहीं है, ठीक है। अब वो सब नियम के तहत हो रहा होगा तो नहीं काटेगा, पर उसमें भी उस व्यक्ति से कहा जाएगा कि आप इनकम टैक्स से सर्टिफिकेट ले आइए कि मेरा ना काटा जाए। जब डिपार्टमेंट कहेगा कि इनका मत काटिएगा तो नहीं काटेगा। सिर्फ मर्जी से नहीं हो सकता, ठीक है। Amount deducted will be credited into the income tax account of the deductee and the same can be verified on 26AS। एक रिपोर्ट होती है 26AS की, जो आपको अपने पैन कार्ड के माध्यम से लॉगिन करने से दिख जाती है, ठीक है। तो 26AS एक रिपोर्ट होती है जिसमें क्या क्या TDS किसने किसने काटा, कब कब काटा, उसकी पूरी रिपोर्ट साल भर की आपको मिल जाती है। इसकी जरूरत आपको रिटर्न भरने में होती है। अब पैन का तो आप जानते हैं कि परमानेंट अकाउंट नंबर सरकार ने सभी व्यक्ति के लिए 18 साल से ऊपर मैंडेटरी कर दिया है। टैन नंबर क्या है? इसको कहते हैं टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। टैन का क्या मतलब होता है? टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। ये उनको मिलता है जो डिडक्टर होता है। इसके लिए आपको इनकम टैक्स में एक फॉर्म भरना पड़ता है, तब आपको एक 10 डिजिट का, जैसे पैन होता है वैसे ही टैन भी होता है, तो 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर का मिलता है, ठीक है। और जो भी व्यक्ति काटेगा उसके पास एक टैन नंबर होना चाहिए। इसीलिए हमने कहा कि आप रिक्शा पर बैठ कर TDS नहीं काट सकते, टैन नंबर आपको। हाँ, तो वो जब इनकम टैक्स सेटिस्फाइड हो जाएगा आपके एप्लीकेशन से कि नहीं आप ऐसे व्यक्ति हैं जो लोगों से सेवाएं परचेज करके उनका भुगतान करते हैं, तब आपको एक टैन नंबर देगा। बिना टैन नंबर का तो आप काट नहीं सकते किसी को। तो रिक्शा वाले कैसे जमा करते हैं? तो रिक्शा वाले को कौन काटेगा? वही तो कह रहे, रिक्शा बैठ के तुम काटोगे, तुम्हारे पास टैन नंबर है? नहीं, मतलब वो उन लोग को लगता होगा ना, टैक्स TDS जमा करते होंगे ना। वो क्यों रिक्शा वाला को जाओगे? रिक्शा वाले को क्या आय हो रही है? रिक्शा वाले को अगर 5 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया कोई कमा दे रहा हो इनकम, तब तो उसका काटेगा। नहीं, 2.5 लाख रुपया रिक्शा वाले को कौन देगा? नहीं देगा ना। अब उसमें भी सरकार ने नियम बनाए हुए हैं कि किस मद में कितना पैसा देगा। जैसे मान लीजिए रेंट आप रेंट है, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, लैंड रेंट पे दिए हुए हैं, हमने लिया है किसी से, तो ये तो हम सेवा ले रहे हैं उसकी, तो जिससे जो देने वाला है रेंट पे हमको, उसको हम पैसा देंगे। तो सरकार कहती है कि अगर वह पूरा रेंट साल भर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा हो रहा है तभी आप TDS काटेंगे। 5 रुपया रेंट पे थोड़े काट देंगे, वो एग्जाम कर जाएगा। और सर 1 रुपया एक्स्ट्रा हो जाता है तब? अब वो 1 रुपया भी हो जाएगा, वो तो भी देना पड़ेगा, तब काटना पड़ेगा। काटने से कोई नुकसान नहीं है, बस आपके हाथ में पैसा रुक जाता है। जब आप रिटर्न भरते हैं तो वापस मिल जाता है। आपका एडवांस इनकम टैक्स कट के रखा हुआ है, और क्या है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न में ये दावा कर देते हैं कि नहीं साहब हम टैक्स लिमिट में नहीं आते हैं या मेरा कट गया है, तो आप उसको वापस ले सकते हैं। उसको वेरीफाई करके वो डिपार्टमेंट आपके खाते में पैसा जमा कर देगी, जो भी फाजिल आपका बना है। तो ये जो टैन नंबर है, इसका जिक्र फॉर्म 16A में भी होता है।
जो वो काट के देता है डिडक्टी को। यस सर। उसमें पैन नंबर भी होता है जिसका कटा है डिडक्टी का, और डिडक्टर का टैन नंबर होता है। ठीक। यस सर। अब टैन नंबर लेने के लिए आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक फॉर्म आता है 49B, जिसको भर के आपको NSDL में देना होता है। फिर NSDL आपको जारी कर देती है भारत सरकार की तरफ से। तो NSDL का काम यही है कि वो पैन बनाए, टैन बनाए, है ना, यस सर। ये रिटर्न उटर्न अपना सरकार को भरवाए और भरो के। अब टैन नंबर जो होता है वो 10 डिजिट का होता है। इसमें जो पहला जो 3 डिजिट होता है वो स्टेट कोड होता है। मान लीजिए अगर बेंगलुरु है तो BLR है उसका कोड है। यस सर। उसके बाद जो चौथा होता है वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। T जो चौथा जो डिजिट होता है अल्फ़ाबेट, है ना, यस सर। चौथा अल्फ़ाबेट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पहला नाम होता है। पहली है तो T है ना। यस सर। उसके बाद 5 कैरेक्टर और सिस्टम जनरेटेड नंबर, ये 5 न्यूमेरिक नंबर जो है वो सिस्टम जनरेट करता है अपना कंप्यूटर से। ठीक। और ये चेक डिजिट है अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर, ये भी सिस्टम से जनरेट होता है। ठीक। ये यूनिक नंबर होता होगा ना सर? हाँ, ये यूनिक नंबर होता है। ये 10 नंबर किसी दूसरे का नहीं हो सकता। ठीक है। यस सर। अब पैन नंबर क्या होता है मालूम है? पैन परमानेंट अकाउंट, ये भी 10 डिजिट का होता है। इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसके शुरू में 5 होता है, उसमें 4 था, यस सर। और ये न्यूमेरिक यहाँ 4 है, वहाँ 5 था। यस सर। तो इसमें भी जो 3 लेटर है अल्फ़ाबेट का, हाँ, ये रेंडमली हो जाता है। ये कंप्यूटर में अपना लगाए हुए हैं, वो रेंडमली बना देता है एल्गोरिथम। जो चौथा डिजिट होता है वो बताता है कि व्यक्ति कंपनी है, गवर्नमेंट है। C होगा तो कंपनी, G होगा तो गवर्नमेंट। ठीक। उसके बाद का जो C होता है फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द सरनेम, आपके सरनेम का जो फर्स्ट कैरेक्टर है, सिंह है तो S होगा, यस सर। है, दुबे है तो D होगा। और 1 2 3 4 ये भी सिस्टम से जनरेट होता है ना, और ये चेकसम डिजिट होता है। हु हैज़ टू डिडक्ट द TDS? कौन कौन TDS डिडक्ट कर सकता है? एक इंडिविजुअल कर सकता है, कोई भी व्यक्ति, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अविभाजित हिंदू परिवार, डालमिया परिवार, ब्रिटेनिया परिवार, हाँ, बड़े बड़े परिवार हैं, यस सर। वो भी एक इकाई है, वो भी एक कर सकते हैं। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब कि जैसे आपने कोई क्लब व्लब बनाया हुआ है, तो बहुत से इंडिविजुअल मिलकर एक क्लब बनाए हैं, तो वो क्लब भी डिडक्ट कर सकता है टैक्स। एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, जैसे बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, उसमें बहुत से एसोसिएशन है। जम्मू का एसोसिएशन, हिमाचल का एसोसिएशन, बिहार का एसोसिएशन, यूपी का एसोसिएशन, सब मिलकर हो रहे, तो वो भी टैक्स काट सकता है, डिडक्टर हो सकता है। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, नगर पालिका, नगर पंचायत, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, ये भी टैक्स काट सकती है। एसोसिएशन ऑफ पर्सन ट्रस्ट, अगर कोई ट्रस्ट है वो भी आप TDS काटने का हक रखती है। कोई फर्म है, बिजनेस फर्म है, वो भी TDS काट सकती है। कोई कंपनी है वो भी काट सकती है, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन उसको कहते हैं, जैसे बार, गाजीपुर सिविल बार एसोसिएशन है, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। तो वो बार क्या करती है कि 1 रुपये का स्टैंप लगवाती है, कोई भी आप आवेदन करें, उस पैसे को कलेक्ट करती है, उसको भी TDS काटने का अधिकार है। साइकिल स्टैंड का ठेका करती है, ये सब करती है ना, तो वो भी TDS काट सकती है। तो इतने प्रकार के लोग TDS काट सकते हैं, सब कोई छूटा नहीं, सब आ गया। ऑटोनोमस बॉडी है, ब्रांच एंड डिवीजन है, स्टेट गवर्नमेंट है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कानून के द्वारा बॉडी बनाई गई है ना, जैसे कोई ट्रिब्यूनल है, कैट है ना, कोई न्यायाधिकरण बनाया हुआ है, उसको भी करें। कोई किसी कंपनी का ब्रांच और डिवीजन होगा, वो भी हो सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट होगा यहाँ।
अब बात करते हैं कि ये टीडीएस रेट एग्जेम्पशन लिमिट क्या होता है। हमने बताया ना कि किस रेट से काटेंगे उसकी दर सरकार पहले ही तय कर देती है। और एग्जेम्पशन लिमिट का मतलब होता है कि रेट तो तय है, लेकिन कितना मिनिमम अमाउंट होगा जिसकी छूट है और उसके बाद का आय होगा तो उस पर कटेगा। जैसे हमने रेंट का बताया कि 2,40,000 है साल भर में, अगर आप दे रहे हैं, उससे कम दे रहे हैं तो आप टीडीएस मत काटिए। लेकिन 2,40 हो जा रहा है तब तो आपको काटना पड़ेगा, है ना। तो टीडीएस रेट आर फिक्स बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट ईच टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। अब नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, किस तरह का खर्चा है, उसके आधार पर ये तय कर जाता है। ये हर फाइनेंशियल ईयर में सरकार बदलती भी रहती है, कभी 2%, कभी 4%, कभी 5%, कभी 7%, ठीक है। द डिडक्टर नीड्स टू डिडक्ट द टीडीएस एज पर द लेटेस्ट रेट। डिडक्टर की जिम्मेवारी है कि भाई वो जिसका काटे वो लेटेस्ट रेट से ही काटे। एग्जाम्पशन लिमिट इज अ लिमिट सेट बाय द गवर्नमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट। अधिकतर जो पेमेंट है उसके लिए उसने एक एग्जाम्पशन लिमिट रखी है। एग्जाम्पशन लिमिट माने छूट का दायरा। जैसे इनकम टैक्स में भी है ना कि 2.5 लाख से कम है तो नहीं लगेगा इनकम टैक्स, उसी तरह टीडीएस में भी ये दिया है कि भाई इतना इनकम आप करा रहे होंगे तो मत काटिएगा, इससे ज़्यादा कराएंगे तो काटिएगा। उदाहरण के लिए द एग्जाम्पशन लिमिट ऑफ फी फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 30,000 पर एनम, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विसेज का मतलब किसी डॉक्टर से दे रहे हैं, किसी वकील की राय ले रहे हैं, किसी कंसल्टेंट फर्म की राय ले रहे हैं, कोई प्रोफेशनल राय ले रहे हैं कंसल्टिंग फर्म, तो उसके बारे में कहा है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल सर्विस ले रहे हैं और साल भर में 30,000 रुपये तक का भुगतान उसको करते हैं तब आप उस पर टीडीएस नहीं काटेंगे। लेकिन 30,000 से ज़्यादा हो गया तो फिर आप काटेंगे। जैसे मान लीजिए 25,000 का मिला आपको एक साल में बिल, तो आप उस पर नहीं काटेंगे, ठीक है। लेकिन वो 30,000 को पार कर रहा है या 30,000 हो गया तब उसको काटेंगे, जो भी रेट होगा सरकार के द्वारा, ठीक है। अब मान लीजिए कि एक कंपनी है जो 50,000 का बिल उसको मिलता है किसी सेवा का, कि भाई ये सेवा हमने आपको दिया, ये बिल है 50,000। मान लीजिए प्रोफेशनल सर्विस का ही मिलता है, 30,000 से ज़्यादा है, टीडीएस कटेगा ना इस पर। तो इसका जो है नेचर ऑफ पेमेंट जो है वो प्रोफेशनल सर्विसेज है, वो आर्टिकल दिया हुआ है। इसका एग्जाम्पशन लिमिट 30,000 और इसका टीडीएस रेट 10% है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि 30 तो माफ हो गया 20 पे लगेगा, नहीं पूरे 50 पे लगेगा, ठीक है। तो अब जो है एग्जाम्पशन लिमिट 30,000 है, चूंकि ये ज़्यादा है, क्रॉस कर गया है, इसलिए टीडीएस का जो अमाउंट होगा वो कटेगा पूरे 50,000 पे, ठीक है। अब टैली प्राइम में क्या क्या है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट बनाना पड़ता है आपको, सब कुछ दिया हुआ है। जैसे ग्रुप लेजर बनाते थे वैसे टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट भी बनाएंगे आप। उसके बाद वाउचर एंट्री करेंगे, टीडीएस की रिपोर्ट जनरेट करेंगे, है ना। और कंप्लीट जो टीडीएस का जो भी रिक्वायरमेंट है वैधानिक, वह सब टैली प्राइम में उपलब्ध है, ठीक है। वो टैक्स एक्यूरेटली कैलकुलेट कर लेता है। जैसे जीएसटी लगाता था हाँ, वैसे ही आप टीडीएस को आप काटेंगे और उसका रिटर्न वगैरह भरेंगे, उसकी एमआईएस रिपोर्ट वगैरह आप तुरंत प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। और इसको करने के लिए अब हमको टैली प्राइम में टीडीएस को एक्टिवेट करना होगा, है ना, और उसको प्रैक्टिकली देखना होगा कि इसको कैसे किया जाता है, ठीक है। तो अब हम इसको